हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल केडी द मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। अपन ने इससे पहले एक टॉपिक किया था सेट थ्योरी, जिसके 5 पार्ट थे। उसके बाद अपन एडवांस मैथ का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके भी कई पार्ट्स होंगे। आप इसमें बने रहें। और आज अपन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का और एंगल्स की बात करेंगे, जिसमें सेंस ऑफ एन एंगल, टाइप ऑफ एंगल, इन सब की बात होगी। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 वर्ड से मिलके बना है, ट्रिगोन एंड मेट्री। तो ट्राइगोन जो वर्ड है वो पॉलीगन वर्ड से बना है। पॉलीगन मीन्स होता है बहुभुज, जिसकी बहुत सी भुजाएं हो। तो अपन जानते हैं त्रिभुज भी एक तरीके का बहुभुज होता है। तो इसमें क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसको ट्राइगोन कहते हैं। यानी ट्राइगोन इज ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो ट्राइगोन का मतलब है यहाँ पर कि त्रिभुज से। तो ट्राइगोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? त्रिभुज को। और मेट्री यानी मिति, मिति का मतलब होता है मापन। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि त्रिभुज का मापन अपन जिस ब्रांच में करेंगे मैथ की, उस ब्रांच को क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। क्लियर? और इसमें मापन किस चीज का होगा? मापन होगा 2 चीजों का। एक तो त्रिभुज की भुजाओं का, साइड्स का, और एक आपके त्रिभुज के कोणों का यानी एंगल्स का। ठीक है? तो यानी कहने का मतलब अपन त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन जिस गणित की शाखा में करते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? एंगल एंड सेंस ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एंगल यानी कोण जो है किस तरह से हमको प्राप्त होता है। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन ले ली OA, ठीक है? अब ये लाइन क्या है? ये इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन है यानी प्रारंभिक भुजाएं। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं, तो यहाँ पर O जो है वो रहता है फिक्स पॉइंट और A रहता है वेरिएबल पॉइंट। यानी O है O है अचर बिंदु और A क्या है? चर बिंदु। तो यहाँ पर चर बिंदु को तो मूव कर सकते हैं, O फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर मैं O के सापेक्ष इस लाइन को रोटेट करूं, तो मान लो अगर इसकी रोटेट के बाद पोजीशन आ गई OB, ठीक है? तो OA और OB के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी वृत्तीय विस्थापन है, उसी को अपन कहते हैं कोण। ठीक है? इसे जनरली थीटा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोण यानी एंगल को। और ये जो OB लाइन है इसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन मीन्स होती है सीमांत भुजा। क्या कहेंगे इसको? सीमांत भुजा। और इनिशियल लाइन को क्या कहते हैं? प्रारंभिक भुजा। तो एक तरीके से कोण की डेफिनेशन क्या हुई कि प्रारंभिक भुजा और सीमांत भुजा के बीच का जो वृत्तीय विस्थापन है उसे हम कहेंगे कोण। किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। अब यहाँ सेंस ऑफ एंगल से क्या मतलब है? जैसा कि मैंने बताया आपको, OA को O के सापेक्ष रोटेट करना है। तो जब हम O के सापेक्ष से रोटेट करेंगे तो इसकी रोटेशन की 2 डायरेक्शन हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एक बार देखते हैं। जैसे ये OA फिक्स लाइन है। अब मान लो अब मेरे पास इसे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के अपने पास 2 ऑप्शन है। अब अगर मान लो मैं इस OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, तो यही पोजीशन होगी। तो यहां पर तो बनता है थीटा पॉजिटिव यानी धनात्मक कोण बनेगा। क्लियर? और अगर मान लो मैं इसी OA लाइन को क्लॉकवाइज यानी ये इस तरह से रोटेट करूं, ये कौन सी लाइन है? ये क्लॉकवाइज कंडीशन है, घड़ी की दिशा में। ठीक? अगर मैं कहूं तो इसको कहते हैं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कहते हैं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि यहां पर जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उस लाइन को तो बनेगा पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बनेगा नेगेटिव एंगल। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बोर्ड पर है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण मापन की पद्धतियां, कि कोण को अपन किन किन पद्धतियों में माप सकते हैं। तो कोण मापन की मेन 3 पद्धतियां होती हैं। तो हम देख रहे हैं ब्रिटिश पद्धति यानी डिग्री सिस्टम, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं।
और हिंदी में इसको साष्टिक पद्धति भी कहते हैं। आपको कहीं भी साष्टिक पद्धति लिखा मिले तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस डिग्री सिस्टम में क्या है, जनरली अपन 99% इसी को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम है ये मैथमेटिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो देखते हैं अब इसमें क्या है ब्रिटिश पद्धति में। जैसे कि आप जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन जब आती हैं, यानी दो लंबवत रेखाएं जब आती हैं, तो वहां जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। अब अगर मैं इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो उनमें से जो हर एक पार्ट है उसकी मेजरमेंट होगी 1 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो समकोण है इसको मैं 90 बराबर भागों में बांटूं तो हर एक पार्ट की मेजरमेंट क्या होगी, 1 डिग्री। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक समकोण है यानी एक राइट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे मान लो ये अपने को एक समकोण 90 डिग्री का मिल गया। अब अगर 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो वो हर एक इक्वल पार्ट किसके बराबर होगा, 1 मिनट के। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। ठीक है, और अब आगे चलें और छोटे एंगल की बात करें तो जो मिनट को अगर हम बांटेंगे तो 1 मिनट इक्वल हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, जिसमें हम सटीक या फ्रांसीसी पद्धति की बात करेंगे। इसमें कोण मापने की जो इकाई है वो होती है ग्रेड, जिसे कि स्मॉल जी कहते हैं, इसीलिए इसको ग्रेड सिस्टम कहा गया। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको राइट एंगल कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं समकोण यानी राइट एंगल। अब अगर मैंने ब्रिटिश सिस्टम में इसको जो है 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, इसी वजह से वहां पर एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री बना था। इसमें क्या करते हैं अपन, जो ये समकोण है जो 90 डिग्री का है इसको 100 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करें तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक समकोण जो है वो 100 ग्रेड के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक समकोण कितने का होगा, 100 ग्रेड के। अब यहाँ कहने का मतलब अगर समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग का जो मेजरमेंट है वो होगा 1 ग्रेड। अब अगर मैं ग्रेड से भी छोटा एंगल निकालूं तो क्या करेंगे, देखो अगर हम ग्रेड को भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वहां पर जो प्रत्येक भाग का मान है वो होगा 1 मिनट। तो इसमें 1 ग्रेड जो होती है वो इस तरह से 100 मिनट के इक्वल होती है। और अगर इससे भी स्मॉलर एंगल देखें तो 1 मिनट इक्वल हो जाता है 100 सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके 3 डिवाइडेशन देखे। एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर है, 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर है और 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर है। ठीक है ना, तो ये आपकी थी सेकंड फ्रेंच सिस्टम। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड सिस्टम सर्कुलर और इंडियन सिस्टम, जिसे रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। ये भारतीय पद्धति है, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने इस पे काम किया था। तो देखते हैं इसमें क्या पोजीशन है। इसमें जो कोण को मापने की इकाई है वो है रेडियन। इसे जो है अपन इस तरह से व्यक्त करते हैं जैसे ये है 1 रेडियन। ठीक, अब ये 1 रेडियन है क्या, उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई सर्किल है, उसकी रेडियस है r। रेडियस क्या है, r। अब इस सर्किल पे अगर मैं r लेंथ का ही अगर कोई आर्क काटूं, आर्क का मतलब क्या, चाप से, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है r और चाप की लंबाई कितनी ले ली मैंने, r। तो अगर यहाँ पर जैसे मान लो ये है पॉइंट A एंड B, तो A से B तक का जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी वृत्तीय विस्थापन है उसका मान होता है 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन क्यों आया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए क्या लॉजिक है। जैसे कि यहां मान लो ये है आपका ये r और यहां पर ये चाप की लंबाई भी कितनी है r, तो यहां पर कोण क्या बनेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखते क्या होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल होता है L अपॉन r। अब चाप की लंबाई को L से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल s से भी करते हैं। तो थीटा इक्वल L की वैल्यू या कितनी है, आपने चाप की लंबाई भी r ली है
तो r अपॉन r ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है ना। यहां पर एक चीज और भी समझने की है, जैसे कि कहीं भी मान लो केवल लिखा है थीटा इक्वल 60 और या कोई भी यूनिट नहीं लग रही है, तो जब कोई भी यूनिट नहीं लग रही होती है उसको अपन रेडियन ही इंडिकेट करेंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 60 या 60 रेडियन, और कभी कभी इसको इस तरह लिख भी दिया जाता है 60 रेडियन। ठीक है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई किसकी 1 रेडियन की। देखते हैं आगे। तो रेडियन सिस्टम में क्या है कि इसके अदरवाइज दो फॉर्मूले भी काम आते हैं जिसको अपन ने 10th लेवल पर भी पढ़ा हुआ है। क्या है, जैसे मान लो ये कोई सेंटर है O और ये इसकी R रेडियस है और यहां पर मैंने A से B तक कोई आर्क यानी चाप काटा है जिसकी लंबाई मैंने ले ली L। ठीक है। तो ये तो मैंने अभी बताया ही था कि यहां कौन क्या बन रहा है थीटा। तो थीटा इक्वल तो क्या है L अपॉन R। एक तो ये हो गया फॉर्मूला अपना। इसमें दूसरी चीज क्या है कि ये जो अपना एक OAB एक बन रहा है, OAB जो रीजन बन रहा है इसको अपन कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं एरिया ऑफ इस OAB की बात करूं तो ये हो जाता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहां पर ये ध्यान रहे कि जो r क्या है रेडियस और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ OAB यानी त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ये आपका 1/2 LR भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इसमें आगे देखेंगे तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर हेडिंग है रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स, यानी कोण मापन की तीनों पद्धतियों को आपस में कैसे बदला जा सकता है, इसको कहते हैं इंटरचेंज फॉर्मूला। तो देखते हैं, जैसा कि अब इसमें बेस अपने को बस वही ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का बेस जो है वो ये है कि जैसे हमने देखा कि एक समकोण था राइट एंगल। अब यहाँ एक समकोण को अगर मैं तीनों ही पद्धतियों में बात करूं तो जो एक समकोण है वो किस किस के बराबर है π/2 रेडियन के, और या 90 डिग्री के, डिग्री में गए तो किसके 90 डिग्री के, और ग्रेड में क्या था 100 ग्रेड। तो अब इसी से अपन इन तीनों का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इनका रिलेटिव फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है D/90 इक्वल टू R/π इक्वल G/100। तो इससे इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। यहां पर बस ये ध्यान रहे कि जो डिग्री और जो ग्रेड है इसमें फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो अलाउड नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब इसमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ सकता। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एंगल है वो 2/3 रेडियन है, उसको फिर अपन 2/3 डिग्री है, उसको अपने को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करके पूरा बताना पड़ेगा। केवल जो फ्रैक्शन अलाउड है वो किस में है रेडियन में। तो देखते हैं एग्जांपल किस तरह से। तो यहां अपने सामने एक एग्जांपल है, आप थोड़ा ध्यान दें। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, यानी 1 रेडियन का जो एंगल है उसे किस में बदलना है डिग्री में। वैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है। इसका यूज कई जगह होता है, तो आप इसको ओरली भी थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रहे ये मैंने क्या बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो देखते हैं अब ये कैसे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्या फॉर्मूला था D/90 इक्वल टू R/π इक्वल G/100। तो यहां पर अपन देख सकते हैं G का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ग्रेड न तो दी है और न पूछी है। तो रोल किस किस का है D/90 इक्वल टू R/π का। तो देखते हैं इसमें क्या है, फॉर्मूला आ गया अपना D/90 इक्वल टू R/π। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे डिग्री निकालना है तो मैं D को तो एज इट रहने दूंगा, और R यानी रेडियन की वैल्यू मुझे 1 दी है, और ये आपका पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो यहां पर ये आपका 7 आ गया ऊपर और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपका हो गया D/90 इक्वल 7/11। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर d इक्वल हो जाएगा आपका 630 अपॉन 11। अब 11 से मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 11 5 जा 55, 11 7 जा, अब बचा क्या 3, तो 3 क्या बचा है, 3 बचा है डिग्री। तो 3 डिग्री में मिनट कितने होते, 1 डिग्री इक्वल मैंने क्या बताया था 60 मिनट। तो 3 डिग्री में क्या होगा 180, तो 180 मिनट को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, 11 से। तो 11 1 जा 11 एंड 11 6 जा 66, तो ये हो गया 16 मिनट। अब आप ये देखिए कि इसमें कितनी मिनट अभी भी रिमेनिंग है, मिनट बची है अपने पास 4। तो 4 मिनट में सेकंड कितनी हुई, 4 मिनट में सेकंड हुई 240, 240 सेकंड। अब इन 240 सेकंड को भी किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो ये आपका हो गया 11 दूनी 22, ठीक है। अब बचा क्या 20, तो ये आपका हो गया 1 और ये 21 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू तो और भी है, लेकिन अपने पास सेकंड से छोटा कन्वर्टेबल यूनिट है नहीं, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा एंगल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 1 डिग्री है आपका, 1 डिग्री है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आया, 57 डिग्री के। और पूरी वैल्यू करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 2π/3 रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। कैसे बदलेंगे, फॉर्मूला वही है अपने सामने, वैल्यू किसकी जगह रखनी है, r की जगह। तो d/90 इक्वल 2 इंटू r की वैल्यू क्या है, 2π/3। पाई एज इट इज चल रहा है आपका, कैंसिल करेंगे, पाई से पाई गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया d इक्वल 94 जा 360 अपॉन 3। 3 से क्या करना है, डिवाइड। तो डिग्री की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 120 डिग्री। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो 2π/3 रेडियन है उसको डिग्री में क्या कहेंगे, 120 डिग्री। यहाँ पर एक आप ऐसे भी थोड़ी ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक भी देखते हैं अपन, कि जैसे मान लो ये है डिग्री और ये है आपका रेडियन। तो डिग्री से जब भी आपको रेडियन में जाना हो, डिग्री से किसमें, रेडियन में, तो आप मल्टीप्लाई करें π/180 का, और जब रेडियन से अपने को डिग्री में जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई का। ठीक है, कैसे, अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आप इसको अप्लाई करके देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे थीटा इक्वल मैंने अभी क्या कहा था, 2π/3 रेडियन है। अब ये किसमें है, रेडियन में। अब ये रेडियन में हमें बदलना किसमें, डिग्री में। तो 2π/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 180 अपॉन पाई का। तो पाई कैंसिल, 3 6 जा ये हो गया, और 120 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा अपन रिलेटिव फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं, और ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। आगे देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 बोर्ड पर है, 270 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो एक बार देखते हैं, ट्रिक मैंने क्या बताई थी, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, π/180 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, ये है आपका 270 डिग्री, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किसका कर दिया, π/180 का। देखते हैं आंसर क्या आता है। ये आपने 9 से कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया, 3π/2, और ये आपका आ गया 3π/2 रेडियन। तो बिल्कुल ही सिंपल है भाई, डिग्री टू रेडियन में तो कुछ करना ही नहीं आपको, डिग्री टू रेडियन में क्या करना है, π/180 का। ट्रिक बिल्कुल अच्छी है, सिंपल है। आगे देखते हैं, चलिए अब 2 एग्जांपल हम देखेंगे ग्रेड से रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 4। तो अब चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, कन्वर्ट 10 डिग्री इनटू ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिग्री की वैल्यू दी हुई है और निकालनी किसमें है, ग्रेड में। देखते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, d/90 इक्वल टू r/π इक्वल g/100। अब यहाँ आप देख रहे हैं, न तो रेडियन दिया है न पूछा है, तो रेडियन का तो रोल ही खत्म, बचा हुआ फॉर्मूला ले आओ।
तो D/90 इक्वल G/100। ये किसकी वैल्यू दी है? डिग्री की, तो D की जगह रखेंगे। 10/90 इक्वल G/100। ये जीरो कैंसिल, ये क्रॉस, तो G इक्वल क्या हो गया? 100/9। अब ये आंसर किस में आया है? ये ग्रेड में आया है, लेकिन अपने को आंसर किस में चाहिए? ओ सॉरी, ये आंसर किस में आया है? ग्रेड में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू में आया है, जबकि मैंने बताया था कि जो ग्रेड और डिग्री में आंसर है वो कैसा होना चाहिए? वो एक नंबर में होना चाहिए, परफेक्ट नंबर में। अब ऐसा जरूर हो सकता है उसे आप अगर तोड़ना चाहें तो मिनट सेकंड तक ले जाएं, कैसे देखते हैं, लेकिन ये आंसर अभी अनकंप्लीट है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 का जब मैं 100 में डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 11। अब ये 11 क्या है? ग्रेड। और ये रिमाइंडर क्या बचा है? रिमाइंडर बचा 1। अब ये 1 क्या बची है? ग्रेड बची है। तो एक ग्रेड में मैंने बताया था 100 मिनट होती है। अब 100 मिनट में मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो फिर से 11 ही आ जाएगा, तो 11 मिनट हो गया। अब आप देखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 1 क्या बचा है? मिनट। और 1 मिनट इक्वल क्या होती है? 1 मिनट इक्वल क्या है? 100 सेकेंड। यहाँ कंफ्यूजन होती है कभी कभी, ये ध्यान रहे जब ग्रेड सिस्टम में आप जाएंगे तो 1 मिनट इक्वल क्या है? 100 सेकेंड। और जब आप डिग्री सिस्टम में जाएंगे तो 1 मिनट इक्वल होती है 60 सेकेंड। ये बात दोनों ध्यान रखने की है। तो यहाँ 1 मिनट इक्वल क्या है? 100 सेकेंड। और 100 सेकेंड में डिवाइड किसका करना है? 9 का। तो 9 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो फिर से 11 आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि 10 डिग्री को ग्रेड में बदले तो क्या आ रहा है? 11 ग्रेड, 11 मिनट, 11 सेकेंड। अब की बार मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू ली है। क्वेश्चन क्या है? 47 डिग्री 20 मिनट इनटू ग्रेड। अब यहां जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, डिग्री, मिनट, सेकंड या इस तरह, तो पहले इसको एक कंप्लीट डिग्री में चेंज करेंगे। कंप्लीट डिग्री में कैसे? थीटा क्या दिया हुआ है? 47 डिग्री, ये तो ठीक है, लेकिन जो 20 मिनट दिया हुआ है उसे अपने को किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे वो देखो। 47 डिग्री, अब ये 20 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 60 से। ठीक है, अब ये भी किस में चेंज हो गया? डिग्री में। अब 20 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 1/3 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 347 का इंटू करेंगे 141 और 1 ऐड करेंगे हो गया 142/3। अब ये पूरा किस में आया है? डिग्री में आया है, लेकिन अपने को किस में चाहिए? ग्रेड में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है? D/90 इक्वल G/100। तो D की जगह क्या रख देंगे? ये आप रख देंगे 142/3। ये 90 चल रहा है और G/100। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये मैंने क्रॉस, ये जीरो तो कैंसिल ही कर सकते हो आप, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो G इक्वल हो गया 1420/27। अब ये किस में आया है? ग्रेड में आया है। और आगे चल के आप इसको 100 मिनट और 100 सेकंड की हेल्प से आगे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन को आपस में बड़ी आसानी से अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थीटा इक्वल L/R के फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। और हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी जो एंगल था उसके बारे में। सबसे पहले मैंने आपको एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एन एंगल अकॉर्डिंग टू रोटेशन एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कई 10th लेवल की भी वैल्यूज होती, जैसे कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे न्यून कोण, सम कोण। तो इनको मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि अपन जो है थोड़ा सा आगे ले रहे हैं इस टॉपिक को। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंस ऑफ एन एंगल है वो रोटेशन के हिसाब से तो 2 टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसको 2 टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मान के आधार पर और दूसरी है इसमें कंडीशन के हिसाब से। कैसे देखते हैं,
जैसे कि मान के हिसाब से इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अगर मान लो जैसे थीटा है और थीटा अगर आपका 0 डिग्री है तो ये क्या हो गया आपका 0 एंगल यानी शून्य कोण। इसको लेकिन रियलिस्टिक में बनाना पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी एंगल है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आ रही है तो इसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी न्यून कोण, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल का मतलब है समकोण। समकोण के बारे में अपन ने डिग्री सिस्टम और इन सब में भी बात की थी। थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी और 180 से छोटी है यानी थीटा 90 और 180 के बीच में रन कर रहा है तो इसको अपन कहेंगे ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। अधिक कोण। और अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है इसको अपन कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। और अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी और इधर 360 से कम है यानी 180 और 360 के बीच में है तो इसको अपन कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं बृहत कोण। क्लियर। और एट लास्ट थीटा अगर 360 डिग्री है तो इसको होल एंगल या सर्कुलर एंगल कहते हैं। तो क्योंकि इसमें कंप्लीट राउंड हो जाता है थीटा का। तो इस तरह से ये तो ही वैल्यू के हिसाब से थीटा की क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लो किसी ने आपको दिया कि भाई मेरे पास है 270 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा बृहत कोण हो जाएगा। किसी ने कहा भाई मेरे पास 130 डिग्री है, क्या हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। तो ये हुआ मान के आधार पर कोणों का वर्गीकरण। आगे हम देखेंगे इसमें योग के आधार पर। तो अब अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू सम यानी योग के आधार पर कोण का वर्गीकरण। तो योग के आधार पर कोण दो प्रकार का होता है। एक है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये होते हैं आपके पूरक कोण। इनको क्या कहते हैं पूरक कोण। तो इनमें पूरक कोणों में क्या होता है कंप्लीमेंट्री में कि जैसे दो कोण है थीटा 1 और थीटा 2, उनका अगर सम 90 आ रहा है, उनका योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे पूरक कोण। जैसे कि 60 एंड 30 तो आप देख सकते हैं 60 और 30 का सम कितना है 90 डिग्री। या 42 एंड 48 तो ये आपके किस तरह के एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 20 डिग्री। आगे देखते हैं इसी में एक और है आपका नंबर सेकंड, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण से है। संपूरक कोण क्या होते हैं इसमें अगर दो कोणों का योग अगर आपका 180 डिग्री हो रहा है तो उन दोनों कोणों को क्या कहेंगे संपूरक कोण। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो 150 एंड 30 डिग्री या 120 एंड 60 डिग्री तो इनका सम कितना है 180। तो जिसका सम 90 है वो तो हो गया पूरक और सम 180 है वो हो गया आपका संपूरक। तो अभी अपन ने थोड़ा सा इसका रिवीजन पार्ट 1 का किया था जिसमें कि कोण के मैंने वर्गीकरण के बारे में आपको बताया। अब अपन देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि इसमें नाम आ रहा है रेशियो, तो रेशियो कब बनता है जब अपन दो चीज को डिवाइड करते हैं। अब इसमें किस चीज को डिवाइड करना है वो देखते हैं। हम सभी लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ है जिसका एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो न्यून कोण होते हैं। तो हम ऐसे ही एक एंगल को इमेजिन कर रहे हैं। जैसे ये मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया है ABC जिसमें कोण जो B है वो आपका है 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या है तीन भुजाएं होती हैं जैसा कि हम जानते हैं लंब, आधार और कर्ण। अगर मैं इंग्लिश में कहूं इसको तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये तीन साइड है, इनको अपन शॉर्ट में पी, बी एंड एच भी कहते हैं। तो अब इसमें अगर मैं इन साइड्स का आपस में डिवाइड करूं तो ये डिवाइड 6 टाइप से किया जा सकता है। 6 टाइप से कैसे? 2 बार परपेंडिकुलर का, लंब का, 2 बार बेस आधार का, 2 बार हाइपोटेनस कर्ण का। तो इस तरीके से कितने डिवाइड हो गए? 6। इसीलिए बेसिक जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके कितने हैं? 6। ठीक है। बाकी 2 अपने कवर्स टाइम एंड वर्स्ट टाइम ये आगे की बात है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी जो बेसिक बात है वो ये इन 6 की है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बताया कि 3 साइड्स का अगर आपस में हम डिवाइड करें तो इसमें अपने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं? 6। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। इनको अपन डिनोट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है। और इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहले 3 तो आएंगे लाल बटे कक्का से और बाद के 3 आएंगे कक्का बटे लाल। अगर मैं इनको इंग्लिश में कहूं पीबीएच की थ्योरी के हिसाब से तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बताया मैंने? बिल्कुल इजी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले 3 आएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से और बाद के 3 आएंगे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर है ना? तो इस तरह से ये आपके हो गए। अब देखते हैं तो इनकी किस तरह से बनेगी। तो साइन सबसे पहले क्या? एल अपॉन के। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। और अगर इंग्लिश के हिसाब से गए तो P अपॉन H हो जाएगा। ठीक, वो आप उसी तरीके से रिप्लेस कर लेना। और कॉस का मतलब आधार अपॉन कर्ण, A बटे के। और टेन का क्या हो गया? L अपॉन A, लंब बटे आधार। ठीक है ना? अब कॉट का क्या है? ये तीनों मैंने बताया था इस तरह से लेने हैं आपको, अब उल्टे लेने हैं ना। तो देखते हैं अब कॉट का क्या है? A अपॉन L, A अपॉन L, आधार अपॉन लंब। सेक का क्या हो जाएगा? सेक K बटे A। तो ये K अपॉन A हो गया, कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक का क्या हो गया? कोसेक का हो गया आपका K अपॉन L। तो K अपॉन L यानी क्या हो गया? कर्ण अपॉन लंब। ये हो गया K अपॉन L। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 साइड्स का अगर मैं म्यूचुअली डिवाइड करूं तो मुझे कितने अनुपात मिल रहे हैं? यहाँ पे 6। इनको अनुपात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भुजाओं को भाग देने से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर हेडिंग है रिलेशन बिटवीन TR यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। अब इन्हीं में से अपन देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला है L अपॉन के। कोई अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना उसी हिसाब से रिप्लेस कर लेना। L का मतलब P और K H। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ये मैंने साइड में इसीलिए सबको लिख दिया है। तो आप तो मैं बता रहा था रिलेशन। तो साइन का देख रहे हैं आप L अपॉन के और कोसेक का आप देख रहे हैं K अपॉन L। तो इससे एक बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। तो इससे 2 अपने फॉर्मूले क्या बने यहाँ पर कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल क्या बनेगा? 1 अपॉन साइन थीटा। इनको कभी भी अपन फॉर्मूलों की तरह क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब ऐसे ही सेकंड रिलेशन देखते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या है? A अपॉन के, जबकि सेक का हम देख रहे हैं K अपॉन A। तो ये भी क्या है? म्यूचुअली इनवर्स है। तो अगर ये इनवर्स है तो इनका भी सेम बनेगा। क्या बनेगा? cos थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक एंड सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस। तो इस तरह से ये हो गए। अब बचे कौन कौन? टेन और कोट। तो टेन और कोट तो आपको क्लियर ही दिख रहा है। फिर टेन का क्या है? L अपॉन A और कोट का क्या है? A अपॉन L। तो ये दोनों भी इनवर्स ही हैं। तो इस तरह से एक और क्या बन जाएगा अपना
tan इक्वल 1 अपॉन cot एंड cot इक्वल 1 अपॉन tan। ठीक है ना? तो देखते हैं, इस तरह से ये अपने क्लियर हो गए फॉर्मूले। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से इसमें दो रिलेटिव फॉर्मूले और भी हैं, जैसे कि tan इक्वल sin अपॉन cos एंड cot इक्वल cos अपॉन sin। ठीक है ना? और इन दोनों को अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा की वैल्यू है l अपॉन के, और cos की वैल्यू क्या है? a अपॉन के। तो आप देख सकते हैं k को कैंसिल आउट करते ही l अपॉन a किसकी वैल्यू हो गई? tan की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से tan इक्वल क्या प्रूव हुआ? sin अपॉन cos। ठीक है ना? तो ये था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कुछ आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब जैसा कि ये सर्वसमीका वर्ड क्या होता है, जैसा कि अपन प्रीवियस क्लासेज में अपन ने पढ़ा होगा कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या डिफरेंस है। सर्वसमीका और समीकरण में ये डिफरेंस है कि समीकरण के तो अपने कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं, वही उसको सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन सर्वसमीका जो है वो हर एक वास्तविक संख्या से संतुष्ट होगी। हाँ, तो देखते हैं एक बार की आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका और इक्वेशन यानी समीकरण में बेसिक अंतर क्या है, फिर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात करेंगे। जैसे मैंने कहीं लिखा x² - 1 = 0, तो अब आप देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ रही +-1, तो इसमें x की वैल्यू +-1 रखने से तो आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई और वैल्यू रखी तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से क्या हुआ इक्वेशन, क्योंकि इसकी अपनी कुछ फिक्स वैल्यू है, ये हर एक रियल वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें सर्वसमीका की, तो आइडेंटिटी की, जैसे कि आपने पढ़ा होगा a + b² = a² + 2ab + b²। अब आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू ab की जगह रख के देखेंगे तो इसमें LHS = RHS आएगी, यानी हर एक रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कोई रैंडम वैल्यू ले ली है a = 2 एंड b = 5। अब मैं इसमें LHS और RHS में रख के देखता हूं, तो 2 + 5 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब RHS देखते हैं, RHS क्या होगी 2 का स्क्वायर 4, 2 5 जा 10 एंड 2 ये हो गया 20, और प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये इस तरह से आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 49। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS क्या आ रहे हैं इक्वल। अब मैंने जिस तरह से 2 और 5 को रखा, आप कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगी, जबकि ये हर एक वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने देखा कि जो वैल्यू हर एक रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करती है, हर रियल वैल्यू से संतुष्ट होती है, वो तो होती है सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी, और जिसके अपने कुछ अद्वितीय मान होते हैं, वो अपनी कुछ फिक्स यूनिक वैल्यू से ही सेटिस्फाई होती है, उसको कहते हैं अपन इक्वेशन यानी समीकरण। अब इसमें त्रिकोणमिति की तरफ चलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अभी मैंने आपको समीकरण और सर्वसमीका में अंतर बताया था। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं सर्वसमीका की यानी आइडेंटिटी की। समीकरण की हम आगे टॉपिक में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण, इसी में एक अलग टॉपिक बाद में आएगा। तो देखते हैं बेसिक जो आइडेंटिटी है वो क्या क्या है। जैसे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 एंड cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1 एंड sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। तो अब ये इनको कहते हैं सिंगलेटन आइडेंटिटी, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ रही है 1। इनमें से किसी भी आइडेंटिटी को इजीली प्रूव किया जा सकता है। कैसे? एक चलिए कोई भी रैंडम ले लेते हैं, जैसे चलो यही ले लेते हैं, तो देखते हैं इसकी वैल्यू 1 कैसे आई। ये क्या है sec² माइनस tan²। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आई। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको sec की वैल्यू क्या बताई थी,
सेक की वैल्यू बताई थी कर्ण अपॉन आधार, क्या बताई थी, कर्ण अपॉन आधार यानी h अपॉन बी। तो देखते हैं ये हो गया आपका k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और tan का क्या होता था, लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो देखते हैं एलसीएम क्या हुआ यहाँ पर, a स्क्वायर ऊपर क्या हो गया k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, k स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालें a स्क्वायर की तो वो क्या निकलेगी, k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, a स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो a स्क्वायर से अगर मैं ये कैंसिल आउट करूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इस तरह आप कोई भी आइडेंटिटी को दोनों में से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये अपन ने देखी सिंगलेटन आइडेंटिटीज। अब इनसे क्या है कि आप जो है अलग अलग आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऐसे इससे बना सकते हो आप, कोट स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सिमिलर इसमें भी वही सिचुएशन है। सेक स्क्वायर का क्या बनेगा, टेन स्क्वायर अगर उधर ले जाऊं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अगर आप इसमें 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो टेन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से इसमें ये आपकी फंडामेंटल है 3 आइडेंटिटीज, और ये रिलेटिवली है इनकी। तो आप इस तरह से ये 9 फंडामेंटल आइडेंटिटीज को याद कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में एंगल्स के बारे में बात की, और पार्ट 2 में हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। नेक्स्ट पार्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल और साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। और आप बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि आप जब पीछे से सारे टॉपिक देखते आएंगे तो आपको आगे के टॉपिक भी पूरे समझ में आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैथमेटिक्स का बेस ये 2-3 टॉपिक को माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। तो अपन देख रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम आती है फॉर्मूलेज की। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, आप फॉर्मूलों को खुद डेराइव करना सीखेंगे। तो देखते हैं अपन एक नई ट्रिक, हेक्सागोन ट्रिक। हेक्सागोन सभी जानते हैं, हेक्सागोन क्या होता है, जिसमें कि 6 साइड होती है, जिसमें 6 साइड होती हैं, उस पॉलीगन को क्या कहते हैं, हेक्सागोन। यानी हेक्सागोन इज ए पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। तो यहाँ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। तो चलिए अपन उनको एक बार लिख लेते हैं इनके कोनों पर, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन एंड कॉट, सेक एंड कोसेक। अब आप देखेंगे इस हेक्सागोन से मैं ये 39 फॉर्मूले आपको बनाकर बताऊंगा। फिर आप भी जरूरत पड़ने पर जिस तरह का क्वेश्चन हो, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही इस पे डायरेक्ट ही प्रूव हो जाएंगे, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि ये डायगोनल के जो एज हैं इन पे मैंने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को रख लिया है, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैंने लिख लिया 1। क्या लिख लिया, 1। चलिए देखते हैं इसमें फॉर्मूले किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसके जो डायगोनल है, डायगोनल जो अपोजिट डायगोनल्स हैं इसके, उनका अगर इंटू करूं तो इंटू करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो आपके 3 फॉर्मूले इससे बन जाते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 आपको बीच में दिख रहा है। दूसरा फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, इसी तरह
tan into cot इक्वल 1। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सिमिलर पैटर्न, sec into cos इक्वल 1। क्लियर। अब इसी तरह आगे बढ़े तो अपन देख सकते हैं कि इनसे अपन अब और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे साइन इक्वल 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इक्वल 1 अपॉन साइन। ठीक है, इसी तरह आगे तो हमने देखा अभी साइन और कोसेक डायगोनल में आ रहे थे। चलिए अब दूसरा डायगोनल ले लेते हैं। दूसरा किसका, कोस और सेक का। तो इससे आपको क्या मिला, कोस इक्वल 1 अपॉन सेक एंड सेक इक्वल 1 अपॉन कोस। अब इससे बिल्कुल सिंपल है याद करना, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप थर्ड डायगोनल को ले लें। थर्ड डायगोनल क्या है आपका, टेन और कोट का है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरह हमने देखा कि डायगोनल के अपोजिट एजेस पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहे हैं वो इनका इनटू करने पर क्या आता है, 1। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं एक बार फिर से हेक्सागोन को। आप हेक्सागोन की साइड्स को देखिए, तो जो आपको जैसे कि मान लो साइन है, तो साइन क्या है कि इसके आगे के जो भी हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको डिवाइड करने पर आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में अगर कैसे भी अपन चलते रहे तो इस तरह ये 6 अपने को मिल जाएंगे। देखते हैं कौन से 6 फॉर्मूले नहीं हो सकते हैं। चलिए जैसे मैं साइन से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे आपको साइन लाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज क्रम में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्रम कैसा होता है, ये घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है ना। तो अगर जैसे मुझे साइन लाना है तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन अपॉन सेक। क्या बनेगा, टेन अपॉन सेक। अब जैसे मुझे लाना है, मान लो मुझे लाना है 10, तो इसी सीक्वेंस में 10 का क्या बनेगा, अब आगे 2 बढ़ा दो, सेक अपॉन कोसेक। ये बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। और 10 के आगे चलते रहे, सेक का क्या हो जाएगा बताइए, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक अपॉन कॉट, कोसेक अपॉन कॉट। और उसी में आगे चलते रहेंगे अपन, देखते हैं। तो 13 नंबर पर देखते हैं कहां पर अपन आ चुके हैं, कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, कोसेक इक्वल क्या हो जाएगा आपका, आगे के 2 को देखें, कॉट अपॉन कोस। बिल्कुल ही इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही अपने को। और कोसेक के बाद अगला नंबर किसका है, कॉट का। तो कॉट का बताइए क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। और इसके आगे अगर हम चले कॉस के बाद, तो कॉट के बाद लास्ट नंबर किसका रह गया था, कॉस का। तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका, वही सीक्वेंस वो का वही चल रहा है, साइन अपॉन टेन। तो इस तरह से हमने इसमें क्या देखा इस बार, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज क्रम में उसके आगे के 2 का भाग देना है। जैसे साइन लाने के लिए किसमें किसका भाग देना है, 10 में सेक का, 10 लाने के लिए सेक में कोसेक का, सेक लाने के लिए कोसेक में कॉट का, इसी क्रम में आगे। चलिए देखते हैं। अब इसी में देखना, इसी हेक्सागोन से आप देखना कि आगे की ट्रिक क्या है। आप ध्यान से देखते रहें, बस यही आपको ये पूरे फॉर्मूले ला कर देगा। अब आपको मैं बता रहा हूं, आप इसकी साइड्स को देखिए। अगर मैं कोस से स्टार्ट करके 2-2 का इसमें क्रम बना लूं, कैसे, कोस और साइन का, टेन और सेक का, और कोसेक और कोट का, तो आप देखेंगे कि ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। कैसे, जैसे देखिए कॉस, कॉस का हम सभी जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, डी अपॉन एच। ठीक है, ये तो सबको आती है ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ना, क्या बताया था, पी बी एच अपॉन एच एच बी। ठीक है, याद करने की क्या ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या दूसरी ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। क्या ट्रिक है, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद।
तो कहने का मतलब कॉस, आप कॉस से मैंने बताया था कॉस से स्टार्ट करना है आपको, तो कॉस से स्टार्ट करना है। तो कॉस का क्या है यहाँ पर b अपॉन एच, ठीक है ना, तो b अपॉन एच है। अब आप जब साइन को देखते हैं तो साइन का होता है आपका p अपॉन एच, ये रहा p अपॉन एच। तो आपने देखा एक लाइन पर जो आ रहे हैं उन दोनों में एक ही चीज का डिवाइड हो रहा है, किसका, एच का, हाइपोटेनस का। अब अगले पॉइंट मैंने क्या बताया था, आपको क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो कॉस साइन के बाद नंबर किसका, टेन और सेक का। अब इसमें भी एक ही चीज का डिवाइड होगा, किसका डिवाइड होगा इसमें, अब की बार डिवाइड होगा बेस का। तो कैसे, टेन इक्वल वहां से देखिए क्या, p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p अपॉन b। अब जैसे कि इसमें b का डिवाइड हुआ, 10 के आगे ये भी एक ही लाइन पे है, तो सेक में भी किसका डिवाइड होगा, b का। और अब यहाँ p तो आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, h। तो इस तरह आप फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, बिल्कुल याद रहेगा। और इसी तरीके से 20 नंबर पे देखते हैं, आगे बढ़ते रहिए। अब एक लाइन पे किस किस को ले रहे हैं अपन, कोसेक और कोट को। तो कोसेक और कोट में वही सिमिलर ही चीज का डिवाइड होना है। किस किस का डिवाइड हो चुका है अब तक डिवाइड हो चुका है एच का, डिवाइड हो चुका है बी का। तो अब बचा कौन, अपना बचा पी। तो अब हमारा कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है, ये आपने यहां से सीखा था क्या, साइन कॉस टेन, फिर क्या, कॉट सेक कोसेक। तो कोसेक का क्या है, एच अपॉन पी। अब बचा कौन आपका, बचा क्या, कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा सिंपल बिल्कुल b अपॉन पी। तो क्या देखा आपने इन 6 फॉर्मूलों में कि 2 में h का डिवाइड हुआ, 2 में b का डिवाइड हुआ, 2 में p का डिवाइड हुआ। आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हेक्सागोन आपको अब तक कितने फॉर्मूले दे चुका है, 21। बस आपको बस ये ध्यान रखना है और कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अपना सफर खत्म नहीं हुआ, आगे भी चलना है। अब देखते हैं इस हेक्सागोन में और क्या क्या प्रॉपर्टी छुपी हुई है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई से भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा करें तो आप देखेंगे इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बीच वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अगर मैं cos का इंटू 10 से करूं, cos का किससे, 10 से, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, साइन। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ये बीच में आपको मिल जाएगा। 23 देखते हैं। ऐसे ही बोलो साइन और सेक का गुणा करने से क्या मिलेगा आपको, साइन और सेक का गुणा करने से मिलेगा 10। इसी तरह से आप बताते जाइए। अगला क्या है, बोलो 10 और कोसेक का गुणा करने से क्या मिलेगा, 10 और कोसेक का गुणा करने से क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। और आपको इसमें आपका अपन कहां तक पहुंच चुके, सेक। तो अगर आपको कोसेक लाना है तो किस किस का गुणा करना पड़ेगा, सेक का और कोट का। तो सेक और कोट का गुणा करने से अपने को क्या मिलेगा, कोसेक। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 26। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर 26। अब 26 में आपको क्या लाना था, अपन क्या क्या ला चुके हैं, कोसेक ला चुके। अगर मैं जैसे कोट को लाना चाहूं तो कोट के लिए बताइए क्या किस किस का मल्टीप्लाई करना है, कॉस और कोसेक का। बिल्कुल ही आसान है। तो फॉर्मूला क्या बना, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल कॉट थीटा। आगे अब ऐसे ही कोट के बाद किसका नंबर आया, कॉस का। तो कॉस के लिए बताओ किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू कॉट। साइन इंटू कोट का क्या हो गया, साइन इंटू कोट का हो गया कॉस। ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी को इसमें कोई डाउट होता है फॉर्मूले में, आपसे कोई पूछता है कि अगर इसको प्रूव करें तो इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसी से मैं आपको बता देता हूं। साइन का अभी ऊपर आपने देखा क्या था, P अपॉन H, यही था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोट का क्या था, कोट का भी मैंने बताया B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर आप इसको कैंसिल करें तो आपको मिला B अपॉन H। और आप सभी जानते हैं कि B अपॉन H किसका फॉर्मूला है,
cos थीटा का। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 28। मैंने आपको पार्ट 2 में कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोणों के बारे में बताया था। पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। जैसे कि दो एंगल हैं, इनका टोटल क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों कैसे एंगल कहे जाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। ये बात पहले हो चुकी है अपनी। अब यहाँ पर जो हेक्सागोन है, इससे हमारे 6 फॉर्मूले आपको और मिलने वाले हैं। क्या है 6 फॉर्मूले? थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि अगर हम इसमें जो हमें एक लाइन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे साइन और कोस, और यहाँ आपको टेन और कॉट, और ये सेक और कुसेक। तो अगर आप इस हेक्सागोन की साइड को देखें तो जो एक साइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के होते हैं कंप्लीमेंट्री। तो कैसे देखते हैं? तो इस तरह से हमारे 6 नए फॉर्मूले कौन से बनेंगे? जैसे कि साइन का कंप्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था? कॉस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 90 माइनस थीटा। और अब उसी लाइन पे क्या है? उसी लाइन पे अगर साइन का cos है तो cos का क्या होगा? साइन। तो cos इक्वल क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। और 30 नंबर पे अब अगली साइड कौन सी है? टेन और कॉट। तो टेन और कॉट यानी आपको लेनी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ठीक है ना। तो टेन और कॉट, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। और अगर मैं cot की बात करूं तो cot का क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपना sec और cosec आ रहा है। तो sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? sec थीटा इक्वल हो जाएगा आपका cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। और लास्ट में अब जब sec का cosec है तो cosec का क्या होगा? sec होगा। तो cosec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका? sec 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो फॉर्मूला नंबर 34 में हम देखेंगे, मैंने आपको फाउंडेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो देखते हैं इसमें से अब आप ट्रायंगल जो बन रहे हैं इसको डायगोनल को मैच कराने पे उन ट्रायंगल्स पे थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले हम लेंगे क्लॉकवाइज और फिर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको 3 ट्रायंगल दिखा रहा हूँ। एक तो अपना ये है, इसमें मैंने ये क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल मैंने कॉट और कुसेक का ले लिया। ये भी मैं ले रहा हूँ कैसे? ये भी ले रहा हूँ क्लॉकवाइज। और तीसरा मैं ले रहा हूं ये एंगल टेन और सेक का। तो ये भी मैंने ले लिया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है। अब अगर आप इस क्लॉकवाइज रोटेशन पर फोकस करें तो आपको 3 नई आइडेंटिटी मिल सकती है जो बहुत ही हेल्पफुल है। कौन कौन सी? चलिए 34। तो 34 नंबर पर अब इसका यूज कैसे करना है वो देखना। यहां से जैसे मैंने क्लॉकवाइज चलना है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 1। बीच में मैंने बताया था बीच में क्या है? 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी बनी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। अगली आइडेंटिटी बता सकते हैं? अगली कहां से? यहाँ इस ट्रायंगल में बात होनी है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो 1 से स्टार्ट हो रहा हूं मैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल क्या होगा? कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर। और अगली आइडेंटिटी यहां से फिर से वही क्लॉकवाइज चलना है अपने को। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने देखा कि क्लॉकवाइज रोटेशन से चलने पर इसी में हमको 3 आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है। अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 3 नई आइडेंटिटी हमको और सीखने को मिलेंगी। 36 फॉर्मूले अपने पूरे हो चुके हैं। टोटल कितने करने हैं अपने को? 39। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हेक्सागोन में अपने को खूब इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगले हम देखते हैं, अभी हमने 3 आइडेंटिटी बनाई थी क्लॉकवाइज और अब मैं 3 बनाऊंगा इसमें से एंटी क्लॉकवाइज। तो वही 3 ट्रायंगल फिर से ले लिए मैंने। अब आप देखेंगे ये फॉर्मूला नंबर 37। अब यहां जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी हमने
क्लॉकवाइज में यूज किया था प्लस का, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है माइनस। कैसे, देखना ध्यान से। तो यहां से वही स्टार्ट है अपना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगले ट्रायंगल में अगर आप पहुंचो तो कैसे फॉर्मूला बनेगा बताइए, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल 1। तो ये आपका बना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और अगले उसमें आ रहे हैं, अगले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो कैसे, फिर से वही एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट होना है। सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल बताइए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि 39 फॉर्मूले जो हमने देखे अब तक के मेरे 3 वीडियो में, इन सभी फॉर्मूलों को पहले भी बता चुका था। आज मैंने आपको इनको प्रूव करने की भी ट्रिक बताई है, जिसमें कि रटने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ट्रिक से अपन इसको सीख सकते हैं। आगे अपन इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पार्ट 4 में करेंगे। फ्रेंड्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और 3 पार्ट इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड हो चुके हैं, जिनको कि आपने देखा होगा और उनमें आपने कई कंसेप्ट सीखे होंगे। यहाँ कई बार, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि कई बार क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसको अपन रटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी वैल्यू, जैसे आपको 1045 निकालना है कि 1 होता है, सभी जानते हैं, लेकिन अब ये 1 होता कैसे है, इस पे हम थोड़ी कंसेप्चुअल बात करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा 45 डिग्री की तरफ, कि 45 के जो एंगल की वैल्यूज हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होती है। चलिए, यहाँ मैं एक ऐसे राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ये कोई मैंने ट्रायंगल ले लिया है ABC, और यहाँ मैंने यहाँ एंगल ले लिया 45। अब आप सभी जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो 180 में से आप 90 और 45 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। अब यहाँ एक चीज सोचने की है कि अब ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि समान भुजाओं की जो समान कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये 45 जो हो जाएगा आपका, इसके सामने की BC और इस 45 के सामने की AB, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी ये परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर हो गए इक्वल। चलिए, मैंने यहाँ इनको जैसे x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। अब h की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। h का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का रूट, और ये आपका b कितना है, x। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, जिसे कि हम क्या लिखेंगे, x√2। तो इस तरह से ये आपकी आ गई h की वैल्यू। ठीक है ना। साइन कॉस टेन के लिए ट्रिक आपको पहले भी बताई गई थी, PVP अपॉन HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ दूसरी ट्रिक एक और आसान आपको बताई थी मैंने कि पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। ठीक है ना। साइन कोस टेन को तो कैसे करेंगे, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। और फिर कॉट सेक कोसेक को कैसे करेंगे, हुक्का हो गया बंद, पापा बीड़ी पी लो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले अपन ले रहे हैं साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, P अपॉन H। तो P की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप इस ट्रायंगल से वैल्यू लाते रहेंगे। P की वैल्यू x है और H की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस की x√2। तो ये आपने देखा कि x से x कैंसिल होके ये आपका हो गया 1/√2। ऐसे ही cos 45 भी निकाल सकते हैं, ये आपका होता है b अपॉन h। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है, x है, और h की वैल्यू कितनी है, x√2। तो आप देख सकते हैं ये भी कैंसिलेशन होके 1/√2 भी आ रहा है। tan 45 की बात करेंगे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ x है और बेस भी x है, ये कैंसिल आउट होके 1। ये तीनों वैल्यू यहाँ ले चलते हैं, 1/√2 एंड 1। कॉट के लिए आप दो काम कर सकते हैं,
एक तो जैसे कि मैंने इससे निकाला, कॉट वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कॉट 45 है तो क्या होता है b/p, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी बनाएगा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कॉट किसका इनवर्स होता है, tan का, तो 1 का इनवर्स क्या होगा 1, तो ये आपका इस तरह से। sec किसका इनवर्स है आपका, cos का, तो 1/√2 का इनवर्स क्या हो जाएगा √2। cosec किसका इनवर्स है आपका, sin का, तो ये 1/√2 का फिर से √2। तो इस तरह से हमने देखा ये थी 45। आगे 30 और 60 की बात करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए तो बात करेंगे अब 30 और 60 की। 30 और 60 के लिए मैंने क्या किया है कि एक यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ABC को लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये मैंने भी तीनों एंगल क्या ले लिए 60 डिग्री। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो हम अल्टीट्यूड डालते हैं, लंब डालते हैं, वो माध्यिका का काम भी करता है और कोण समद्विभाजक का काम भी करता है। तो ये इस तरह से यहाँ तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी ये दोनों बराबर। तो अगर मान लो मैं इस पूरी BC को 2x ले लूं, तो आप ये बताइए BD क्या होगी, BD होगी x, ठीक है ना। और अगर आपने ये BC 2x लिया और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ABB क्या होगी, ABB आपकी 2x होगी। तो यहाँ हमको AD निकालना है। AD के लिए मैं परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ जिसका फॉर्मूला होता है √h² - b²। तो ये आपका h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, तो 2x का स्क्वायर हो गया आपका 4x² और बेस आपका हो गया यहाँ पे x। तो 4x² में से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², यानी ये बचा आपका x√3। ये आपका हो गया x√3, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं ट्रायंगल ABD में। आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABD में। ABD में आप गौर से देखें तो आपको परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है। ये सभी बात अब हो रही किसके लिए, 60 डिग्री के एंगल के लिए। कोण के सामने वाली भुजा हम जानते हैं लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो P आपका हो गया x√3 और बेस कितना हो गया, बेस आपका दिख ही रहा है x और हाइपोटेनस आपका हो गया कितना 2x। क्लियर। चलिए तो अपन वैल्यू किसकी निकालने जा रहे हैं 60 डिग्री के लिए, तो ये sin 60। sin का फॉर्मूला क्या होता है P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है x√3, हाइपोटेनस कितना है 2x, ये x कैंसिल होके आंसर क्या आ गया √3/2। ये मैंने लिख दिया कहां ले जाके sin 60 में। अब निकालने जा रहे हैं cos 60। तो cos का फॉर्मूला क्या आपका b/h। तो बेस कितना है, बेस डायग्राम में देखें x है और हाइपोटेनस कितना है, ये रहा आपका 2x। तो x से x आपका 1 टाइम कैंसिल होगा, आंसर आ गया 1/2। चलिए बात करेंगे किसकी, tan की। tan 60, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P/B। अब P कितना है यहाँ पे, P है आपका x√3 और बेस कितना है आपका, बेस है आपका x। x से x कैंसिल होके आप देख सकते हैं ये आपका आ गया √3। बाकी तीन के लिए आपको डायग्राम में देखने की जरूरत है नहीं। कैसे, बाकी तीन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। कॉट किसका इनवर्स है, tan का, तो √3 का इनवर्स आपका हो गया 1/√3। sec किसका इनवर्स है, cos का, तो cos का 1/2, इसका इनवर्स क्या हो गया 2। और cosec किसका इनवर्स है, sin का, तो √3/2 का आपका अपोजिट हो गया 2/√3। क्लियर। चलिए तो इस तरह से ये हो गया 45 और 60। 30 डिग्री के लिए देखेंगे, यहां पर मैं आपको ले चलता हूं ट्रायंगल BAD में, BAD में। तो 30 डिग्री के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 60 के सामने वाली भुजा अभी लंब का काम कर रही थी x√3, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 30 के अपोजिट यहां पर कौन है x, तो ये आपका हो जाएगा P और बेस यहाँ क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा x√3 और h की वैल्यू पहले की तरह अनचेंज रहेगी यानी 2x रहेगी। तो sin 30 के लिए फॉर्मूला क्या है P/h। तो P कितना है आपका x और h है आपका 2x,
ये कैंसिल होके हो गया 1/2। अब करेंगे cos 30 यानी b अपॉन h। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस है x√3 और h कितना है, h है आपका 2x। तो x से x कैंसिल होके क्या आ गया, √3/2। tan 30, tan का फॉर्मूला क्या है आपका, p अपॉन b। तो p कितना है, p है x और b है x√3 और ये कैंसिल होके हो क्या 1/√3। तीनों वैल्यू में पुट कर देंगे, 1/2, √3/2, 1/√3 और बाकी तीन वैल्यू कैसे आनी है, इन्हीं के इनवर्स से आनी है। तो कॉट किसका इनवर्स है, कॉट आपका किसका इनवर्स है, tan का। तो 1/√3 का इनवर्स क्या हो गया, √3। सेक किसका है, cos का। तो √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3। कोसेक किसका इनवर्स है, साइन का। तो 1/2 का आपका हो गया 2। चलिए अब चलेंगे 90 डिग्री की तरफ। तो अभी हमने ये बात करी थी आपसे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 90 डिग्री की, देखते हैं कैसे। चलिए, मैंने आपको अभी एक राइट ट्रायंगल बताया था, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री। अब अगर आपको यहाँ 90 एंगल बनाना है तो इस एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस एंगल को इंक्रीज करूंगा, जैसे मान लो ये आपका 45 था, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से एंगल इंक्रीज करूं तो आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर है वो थोड़ा सा पास आएगा और अब धीरे धीरे आप देखेंगे जो बेस है, बेस की जो लेंथ है वो पहले से क्या हो रही है, कम। और ऐसे ही करके अगर मान लो यहाँ अगर अपन ये जो 45 एंगल है और बढ़ाते जाएं, जैसे ये 45 था और ये क्या है, ग्रेटर देन 45 है, तो अगर और ज्यादा बढ़ाते जाएं तो बेस कहाँ आता जाएगा, पास आता जाएगा और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो कि H और P तो एक ही लाइन पर आ जाएंगे और क्योंकि वर्टिकल है तो थीटा वहां क्या बनेगा, 90 डिग्री और बेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वहां पर आपका बेस क्या हो जाएगा, 0 और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक ही लाइन पे आ चुके हैं तो P और H आपके हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ 90 डिग्री के लिए अपन कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे चलिए साइन का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं P अपॉन H होता है। तो P की वैल्यू यहाँ कितनी है, H के बराबर। तो H अपॉन H ये कैंसिल होके आप देख सकते हैं साइन 90 क्या आ गया, 1। चलिए cos देख लेते हैं, cos 90, cos का क्या है, B अपॉन H। तो B कितना है आपका, 0 और 0 में H का मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए tan देख लेते हैं, tan का क्या फॉर्मूला है, P अपॉन B। तो P अपॉन B, P कितना है यहाँ पर, P तो अभी वैल्यू दी नहीं अपने को, बेस जरूर दिया है कितना, 0। 0 का P में डिवाइड करेंगे क्या होगा, इंफिनिटी। और बाकी तीन कैसे निकालने, इन्हीं के इनवर्स से। कॉट किसका इनवर्स है, tan का। तो इंफिनिटी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। सेक किसका इनवर्स है, cos का। तो यहाँ 0 का इनवर्स हो जाएगा इंफिनिटी और आपका कोसेक किसका इनवर्स है, साइन का। तो 1 का इनवर्स हो जाएगा आपका 1। तो वैल्यू अब आपकी केवल बची कौन सी है, 0 की। चलिए 0 देख लेते हैं अब की बार। तो स्टूडेंट्स टेबल अपनी कंप्लीट होने वाली है, अब केवल 0 डिग्री के लिए अपने को वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं अब, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो 45 एंगल है, तो अब मुझे 0 लाना है तो इस एंगल को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, ऑब्वियसली डिक्रीज करना है। तो जब मैं इस एंगल को डिक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस एंगल को घटाऊंगा तो जो ए बी है वो कम होगी, यानी परपेंडिकुलर है वो कम होता जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ये 45 की लाइन थी आपकी, अब अगर मान लो मैं इस एंगल को कम करूं 45 से 30 20 करूं तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अब पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो परपेंडिकुलर था उसकी लेंथ पहले से कम हुई है और बेस जो है, बेस की लेंथ अब बढ़ेगी और धीरे धीरे बेस की लेंथ बढ़ के किसके बराबर हो जाएगी, H के बराबर। यानी एक पोजीशन इस तरह की आ जाएगी कि जहां दोनों जो P तो आपका हो जाएगा 0 और बेस और
जो आपका हाइपोटेनस है वो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे उसमें थीटा जैसे जैसे कम हो रहा है, और थीटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 0। अब ये पोजीशन आप ध्यान रखना। अब इसके लिए मैं एंगल निकाल रहा हूं सबसे पहले sin 0। तो sin 0, साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H। तो P क्या है यहाँ पर, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। cos 0 का क्या है, B अपॉन H। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस आपका हाइपोटेनस के इक्वल है, और जो इक्वल टर्म है वो कैंसिल करके क्या बनाएंगे, 1। चलिए tan देख लेते हैं, tan 0, tan का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन B। तो P अपॉन, ये आप देख रहे हैं P क्या है यहाँ पर, 0। चलिए P की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो 0 में B का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हैं वैल्यू आई 0, 1, 0। और ये 3 कैसे आएंगी, इनका इनवर्स। कॉट किसका इनवर्स है, tan का। तो 0 का इनवर्स क्या बताया था, इंफिनिटी। क्यों, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। सेक किसका इनवर्स है, कॉस का। तो 1 का तो 1 ही होगा। कोसेक किसका इनवर्स है, 0 का। तो 1/0 अभी बताया था क्या होता है, इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अपनी टेबल पूरी तरीके से कंप्लीट है। यहाँ हमने क्या है कि टेबल को कोई ट्रिक से नहीं बल्कि कंसेप्चुअल तरीके से सीखा है, ज्योमेट्री की हेल्प से। अगले पार्ट में मैं आपको इसी को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको रैंडमली यूज करना होता है, वहां इतना टाइम नहीं होता कि अपन इसको प्रूव करें। आप चैनल पर बने रहें और बाकी वीडियो भी बच्चों को शेयर करें, जिससे सभी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।